All right, जी, the recording has started. The scope of today's class is micro के हमने PPC and demand supply and equilibrium के diagrams कर लिए थे and आज हम करेंगे elasticity के भी कर लिए थे और आज करेंगे यूनिट 4 and 5 यानी कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस, indirect taxes effect on consumer producer burdens and surpluses, subsidies effects on consumer producer benefits and surpluses, और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम प्राइस। उसके बाद मेरे बच्चों बफर स्टॉक स्कीम की मैं एक अलग क्लास करूंगा ताकि आप लोगों को वो अच्छी तरह समझा सकूं एंड फिर हम थोड़े से वो मेरिट डीमेरिट गुड्स के डायग्राम्स करेंगे और आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। Right, G, let us now start with our work. I've already got a document जिसमें मैंने पिछले सारे डायग्राम्स सेव किए हुए हैं। AS ऑल ग्राफ्स क्लास 1 नहीं, AS ऑल ग्राफ्स का डॉक्यूमेंट था। अच्छा, मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, सॉरी। यस, हाँ, ये PDF क्यों बन गया? चले मैं इधर से निकालता हूँ। जी बच्चों, ये हमने PPC से स्टार्ट किए थे, फिर हमने ऑल काइंड्स ऑफ पीपीसी डायग्राम्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, फिर इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, फिर शिफ्ट्स, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, डिमांड सप्लाई के, इलास्टिसिटीज के डिफरेंट किए थे, उनकी कुछ थ्योरी डिस्कस की थी। अब मेरे बच्चों हम चल रहे हैं टूवर्ड्स यूनिट 4 और ये काफ़ी फेवरेट है एग्जामिनर का अगर वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दे। अब इसके अंदर हम पहले दो टर्म्स को ज़रा अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं। बचाओ बच्चों, मुझे बताओ व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? शाबाश, इट्स द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस consumer is willing to pay and what he actually pays. This is the area below the demand curve and above the price line. Producer surplus क्या होता है? Very good. Producer surplus is the difference between the price या minimum price producer is willing, इसका basically profit है, willing to sell at and what he actually sells at. जी मेरे बच्चों, any confusion? Great. Let's just draw a basic most diagram to see where do we find consumer and producer surpluses. अब मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ because there's nothing complicated about it. Start from the axis, demand curve, supply curve, equilibrium, price, quantity. अब मेरे बच्चों, एरिया ए, एरिया बी, which one is consumer surplus and which one is area A is consumer surplus, area B is producer surplus. I don't know I know there are no diagrams for benefits and problems of taxes, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन भी कराना चाह रहा हूँ। मसलन वो कहता है डिस्कस, ये कॉमन क्वेश्चन है, whether government should use direct or indirect taxes to raise its revenue for a new motorway। कुछ ऐसा कुछ वो आप लोगों को कहता है कि एक नया मोटरवे गवर्नमेंट बिल्ड करना चाहती है
क्या उसको डायरेक्ट टैक्सेस लगाने चाहिए या इनडायरेक्ट? सबसे पहले तो डिफाइन कर दो बोथ टैक्सेस। एक बच्चा मुझे डायरेक्ट टैक्सेस का बता दो। यस, वेरी गुड, shabash. Direct taxes are taken directly from people's incomes or firms' profits. Example: income tax, corporation tax, wealth tax, वगैरह. Indirect taxes, on the other hand, are, yes, they're levied on purchase of goods and services. For example, GST, value added tax, and they are, what's it called, paid by both of them, producers and consumers. थोड़ा सा और बता देना, ad valorem भी होते हैं और specific भी. अब इनके बाद up to 4 marks for analysis of डायरेक्ट टैक्स. एनालिसिस मींस बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स. तो पहले इसके बेनिफिट्स क्या हैं जी? प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है. जिसकी वजह से इनकम गैप्स कम हो जाते हैं. हायर द इनकम, हायर द टैक्स रेट takes a greater proportion from rich's income and smaller proportion from poor's income. Income gaps reduce. So they are very fair. They are fair and based on ability to pay. ठीक हो गया. फिर जी, दे कैन बी यूज टू कंट्रोल. मैक्रो में कुछ हमने पढ़ा था. शाबाश. टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन. उसके बाद भी इसके फायदे और भी हैं. इसके अब हम प्रॉब्लम्स पे जाते हैं ताकि हम इसको रैप अप करें. प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? टैक्स इवेजन. Many people do not show their full wealth, hide income and wealth. उसका तरीका क्या होता है? अपने रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टीज कर देते हैं, अपनी वेल्थ थोड़ी शो करते हैं. इसके अलावा लीगल सिस्टम का फायदा उठाते हुए टैक्स की बचतें ले जाते हैं. ठीक है जी. फिर इसकी वजह से इसका रेवेन्यू अनसर्टन हो जाता है. Thirdly, their problem is कि expensive to collect. कोई बिजनेस या इंसान टैक्स नहीं दे रहा, आपको टास्क फोर्स भेजनी पड़ेगी, अरेस्ट करने पड़ेंगे, छापे मारने पड़ेंगे. सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट, हेंस इनएफिशिएंट. ठीक है. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी हैं. मतलब मैं इतने सालों से टैक्स दे रहा हूँ, मेरा लॉयर अगर ना फाइल करे, मुझे समझ नहीं आता कैसे टैक्स फाइल करना है. अब इनडायरेक्ट, तो दे नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट. इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनके बेनिफिट्स बताइएगा मुझे. नहीं, वो तो मेरे रेवेन्यू दोनों से. नो, 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 नो. दे आर चीप टू कलेक्ट. आसानी से कलेक्ट हो जाते हैं. रिटेलर हमसे लेता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराता है. दे आर सर्टन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, राइट. उसके बाद जी, एफिशिएंट, इजी टू अंडरस्टैंड, ट्रांसपेरेंट. ठीक है. इसके अलावा वाइड बेस है इनकी. और प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट के डाल देते हैं नैरो बेस. सिर्फ चंद अर्नर्स दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे. वाइड बेस है जी. छोटा सा बच्चा भी शॉपिंग करता है, उसने टॉफी ली है, टैक्स देना है. सो इट्स कलेक्टेड फ्रॉम अ ह्यूज पार्ट ऑफ कम्युनिटी. प्रॉब्लम्स क्या हैं जी इसके? शाबाश. रिग्रेसिव इन नेचर, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस. उसके अलावा जी, दे आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर.
इनकी वजह से कौन सी इन्फ्लेशन आती है? कॉस्ट पुश, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं. इनफेक्टिव when demand is inelastic for demerit goods. राइट जी, ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए. अब इवैल्यूएशन सिंपली फॉर efficiency plus certain revenue, efficiency, यार क्या हो रहा है, अच्छा अगला है मिस हुआ. efficiency plus certain revenue plus low cost of collection makes them ideal to finance a motorway. However, their regressive and inflationary nature make them ineffective to achieve other aims. Hence, government should use a combination of both to restore revenue as well as effectiveness. समझ आ गया मेरे बच्चों? किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज डू आस्क. 35 नॉट बैड. चले, अब मेरे बच्चों ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब यहाँ पे मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक नोट देने जा रहा हूँ. जो बच्चे गलत कर देते हैं ऑन दे लूज सो मेनी मार्क्स. पूरा डायग्राम गलत, सब कुछ गलत. सो प्लीज डू नॉट note indirect taxes are a supply factor and shift supply curve, not demand curve. सारा आंसर वही गलत हो जाता है. अक्सर कॉमन क्वेश्चन होता है सेक्शन ए का भी, सेक्शन बी का भी. और बच्चे सर बहुत प्यारा ग्राफ बनाया. मैं पूछता हूँ कौन सा कर्व शिफ्ट किया था? डिमांड कर्व. मैं कहता हूँ सॉरी, यू आर नॉट गेटिंग अ गुड ग्रेड. सो दैट इज हाउ इट इज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि किसका है ये. इनडायरेक्ट टैक्स है, नॉट डायरेक्ट. डायरेक्ट इनकम को अफेक्ट करते हैं और डिमांड को अफेक्ट करते हैं. राइट जी, अब हम चल रहे हैं indirect taxes impact on consumer and producer burden भी वो कहता है और इंसिडेंस का वर्ड भी यूज करता है. और बच्चे अक्सर कहते हैं सर इंसिडेंस क्या होता है? कितना बोझ इनडायरेक्ट टैक्स का किस पार्टी पे पड़ रहा है. All right, G. Now I'm going to draw a diagram and you guys are going to help me draw it. What are the labels? जल्दी से बताएं. Y और प्राइस. अब उस दिन मेरी एक A2 स्टूडेंट ने इसको सप्लाई लिख दिया था. आई एम श्योर इट वाज अ ऑनेस्ट मिस्टेक, बट प्लीज सारा डायग्राम गलत. दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड दिस वन इज सप्लाई कर्व. जहां इकट्ठा हुआ इक्विलिब्रियम बना, उधर से ही प्राइस बना दो और क्वांटिटी. अब बच्चों जैसे आप लोगों ने पहले भी बोला और मैंने भी बताया कि इट इज अ सप्लाई फैक्टर. मुझे बताएं हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे सप्लाई कर्व को जब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा.
टू द लेफ्ट। अब लिख दें ब्रैकेट में सप्लाई प्लस टैक्स, ठीक है। अब मेरे बच्चों नया इक्विलिब्रियम बनाएं। डू यू सी हाउ स्लो आई एम गोइंग? डायग्राम्स में टाइम नहीं बचता, आराम से ड्रॉ करें। बच्चियों को खास तौर पे कहूंगा दे यूज स्केल्स एंड एवरीथिंग, अपना टाइम उधर वेस्ट ना करें। अब मेरे बच्चों, कैन समबडी टेल मी हाउ डू वी फाइंड पर यूनिट टैक्स? यस, नई क्वांटिटी पे पर यूनिट टैक्स इज vertical distance between two supply curves। उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, ये शिफ्ट क्यों हुआ था? टैक्स की वजह से। कितना हुआ था? टैक्स की वजह से। तो इस केस में A to E1। अब जब आपने वर्टिकल डिस्टेंस ले ली तो अब इधर ले आए, ये टोटल टैक्स की अमाउंट बन गई है, बीच में सेपरेटर डाल दें। मुझे कोई बच्चा बताओ कंज्यूमर पे कितना बर्डन आ रहा है? चार वेरिएबल्स बोले। P, P1, E1, B, this is कंज्यूमर बर्डन। और नीचे वाला प्रोड्यूसर्स बर्डन। समझ आ गया? P, B, P2A। क्योंकि मैंने इलास्टिसिटीज नॉर्मल रखी हैं, इसलिए दोनों पे बराबर बर्डन आ रहा है। एनी वन, एनी कंफ्यूजन? एक्सीलेंट। अब यहां पे एक नोट जरूरी है फॉर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। द इंसिडेंस या बर्डन, शाबाश, या बर्डन विल डिपेंड ऑन पीईडी, और अच्छे बच्चों के लिए मैं साथ में ब्रैकेट में लिख रहा हूं पीईएस ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक सिंपल चीज याद रखना, जिसका कर्व इन इलास्टिक है उस पे बर्डन ज्यादा जाएगा। If demand is inelastic, greater will be the burden on whom? Shabash, will be the burden on consumers and vice versa। अगर इलास्टिक डिमांड होती, प्रोड्यूसर्स पे बर्डन ज्यादा जाता। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहां पे आ रही हो? अच्छे बच्चों को तो मैं कहूंगा एग्जाम में लिखें तो सही एनालिसिस, लेकिन ड्रॉ कर दें। एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगाएं, ऑटोमेटिकली बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा। एक इलास्टिक लगाएं, ऑटोमेटिकली बर्डन प्रोड्यूसर पे जाएगा। शैल आई मेक दैट, या आप लोग समझ गए मेरी बात? श्योर मेरा बेटा, श्योर। सॉरी, अच्छे बच्चों को मैं कहूंगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को पहले में ही मसला आ रहा था तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब मैं यहां पे इनइलास्टिक डिमांड आपको ड्रॉ करके इफेक्ट दिखा रहा हूं। कंज्यूमर बर्डन पे ज्यादा आएगा और कंज्यूमर सरप्लस भी ज्यादा इसी सूरत में कम होगा। प्राइस क्वांटिटी। अब जी डिमांड कर्व को काफी वर्टिकल सा लगाया मैंने, इनइलास्टिक। सप्लाई को नॉर्मल रखा, इक्विलिब्रियम बना, प्राइस बनी, क्वांटिटी बन गई। अब मैंने सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया ड्यू टू टैक्स, सप्लाई प्लस टैक्स। इक्विलिब्रियम बना E1 पे, प्राइस बढ़ के आ गई P1 पे मार्केट में, और क्वांटिटी गिर के आ गई Q1 पे। अब मेरे बच्चों, वर्टिकल डिस्टेंस A to E1 जरा नोट करें। नीचे वाला हिस्सा प्रोड्यूसर बर्डन कितना कम है और कंज्यूमर बर्डन कितना ज्यादा है। वजह क्या है?
प्राइस बढ़े जा रही है, कंज्यूमर खरीदे जा रहा है बिकॉज ही इज एडिक्टेड और समथिंग लाइक दैट। बच्चों किसी को या प्रोड्यूसर्स पे जाएगा, वो भी दिखा दूं या समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चों? एक्सीलेंट। पता नहीं ये लॉट जो आई हुई है इनको तो लगता है समझ आ रही है। सो वी हैव जस्ट 33 बच्चे कम आ रहे हैं, ज़रा ग्राफ्स की क्लास में मुझे था कि ज़्यादा आए। जी मेरे बेटे, अब उसके बाद यही चीज़, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इफेक्ट ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो आई एम गोइंग टू बी वेरी स्लो, बिल्कुल आराम आराम से, जहां प्रॉब्लम आए प्लीज मुझे रोकिएगा। लेबल ऑफ कोर्स प्राइस एंड क्वांटिटी। अब आप डिमांड कर्व को भी एक्सेस से स्टार्ट करेंगे और पहले सप्लाई कर्व को भी एक्सेस से, ताकि आप पूरा एरिया सरप्लसेस वाला दिखा सकें। ये बनी आपकी प्राइस और ये बनी आपकी क्वांटिटी। नाउ मेजर इंपॉर्टेंट कि सेकंड सप्लाई कर्व को एक्सेस से स्टार्ट ना करें, वरना आपका सारा डायग्राम कंफ्यूज हो जाओगे आप खुद। इक्विलिब्रियम E1 पे आया, प्राइस बढ़ के कंज्यूमर्स के लिए P1 पे, और क्वांटिटी कम होके Q1 पे। वर्टिकल डिस्टेंस A टू E1 है। अब प्रोड्यूसर्स को सिर्फ प्राइस मिल रही है P2, बाकी तो टैक्स में जा रहा है। अब मैं यहाँ पे दो लेबल कर रहा हूं जी, बी सी। मुझे बताइए बिफोर टैक्स इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या था? तीन वेरिएबल्स बोलें। पी ई बी, विच इज बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन, उस वक्त पी प्राइस थी। अब आफ्टर टैक्स व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? बोले। P1 E1 बी। डिमांड कर्व से स्टार्ट करो, प्राइस P1 पे आ गई तो सिर्फ ये इलाका बच गया। अब यहीं पे रिड्यूस कितना हुआ है कंज्यूमर सरप्लस? मुझे बताएं। ट्रेपेजियम, चार वेरिएबल्स। शाबाश। P, P1, E1, E। ये आपने एग्जाम में लिखना होगा अपनी एक्सप्लेनेशन में। सबको समझ आ रहा है? अब मुझे कोई नई आवाज चाहिए, स्पेशली बॉयज में से। बिफोर सॉरी बिफोर टैक्स प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था मेरे बच्चे? सप्लाई कर्व से स्टार्ट करो, पहले वाले से, सी पॉइंट से। जब पहला इक्विलिब्रियम था, कितना सरप्लस था प्रोड्यूसर का? अगेन बच्चे बोलिए। सी पी ई। आफ्टर टैक्स कितना हो गया? अब प्राइस प्रोड्यूसर को सिर्फ P2 मिल रही है, गौर से सोचे। सी P2 ए, शाबाश। रिड्यूस कितना हुआ है, रिडक्शन कितनी हुई है? ट्रेपीजियम देखें। शाबाश, शाबाश। P2A, दैट इज इट। 6 मार्क्स एनालिसिस तक के आपने बेसिक डेफिनेशंस और ये करके ले लिए। अब दोबारा वही कमेंट, द इम्पैक्ट on consumer surplus and producer surplus of tax will depend on, shabash, price elasticity of demand and price elasticity of supply. If demand is inelastic, greater will be the reduction in, shabash, consumer surplus। ये आपका सिंपल सा इवैल्यूएटिंग कमेंट और यही कंक्लूजन भी बन जाता है।
अच्छे बच्चे इसको एक्सटेंड करें, मतलब डिफरेंट कंडीशंस बता दें. इफ पीईडी इज inelastic and PES is elastic, most burden will go on consumer. But if PED is elastic and supply is inelastic, most burden and surplus will reduce for producers. बच्चों समझ आ गया? कुछ पूछना हो यहाँ पे? जी. जिसका कर्व इलास्टिक है उस पे कम बर्डन आता है. तो सप्लायर प्रोड्यूसर का कर्व है तो प्रोड्यूसर पे नहीं जाएगा, कंज्यूमर पे जाएगा बर्डन. अरूबा क्लियर? ओके जी. Do you need more practice of indirect taxes and consumer producer surplus? Okay. Subsidy. Subsidy एक बच्चा बता दो होती क्या है? And its benefit to consumers. शाबाश, बोले बोले बोले. या टू होम पूरा कंप्लीट करें. कंज्यूमर्स के लिए भी होती है लेकिन हम इसमें मेनली प्रोड्यूसर के लिए. Yeah, subsidies are financial grants by government to producers. If they help in reducing cost of production, increasing supply, blah blah blah. और इसके नेगेटिव भी याद कर लो. कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन इलास्टिक डिमांड है तो इफेक्टिव नहीं होगी मेरिट गुड्स वगैरह की कंजम्पशन बढ़ाने में. इसके अलावा ये एक्सपोर्ट्स को सस्ता करती है तो हमें फ़ायदा हो. तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं. अब अगेन आई एम गोना मेक सब्सिडी का डायग्राम somehow is trickier for students. इसको बहुत अच्छी तरह लर्न कीजिएगा. आई एम गोना ड्रॉ वेरी स्लोली. अभी मैं सिर्फ बेनिफिट्स, इंसिडेंस ऑफ सब्सिडी दिखा रहा हूँ. नॉर्मल डिमांड कर्व, नॉर्मल सप्लाई कर्व, थोड़ा सा इलास्टिक लग गया, शायद बेनिफिट थोड़ा चेंज होगा लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा, मैंने ई ज़रा गलत जगह पे लगा दिया. इट विल काइंड ऑफ इंटरफेयर विद माई डायग्राम, तो मैं ई को ज़रा सही जगह यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है जी. अच्छा जी. अब ये बन गई हमारी इनिशियल क्वांटिटी और ये बन गई हमारी इनिशियल प्राइस. सब्सिडी से कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? शाबाश, S1 सप्लाई प्लस सब्सिडी, और एरो भी लगा देते हैं. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम बना E1, क्वांटिटी बनी Q1, प्राइस बनी P1. बच्चों, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स एट न्यू क्वांटिटी, बस ये याद रखना. डॉट्स लगा देते हैं. A to E1 is per unit सब्सिडी. अब इसी को मैंने एक्सटेंड किया प्राइस लाइन की तरफ. मार्केट प्राइस तो P1 है लेकिन प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी मिला के P2 मिल रहा है, तो दे आर एट द एंड रिसीविंग दैट. अब इसको मैंने डिवाइडर लगाया. मुझे कोई बच्चा बताएगा 4 वेरिएबल्स बोल के कितना बेनिफिट सब्सिडी का कंज्यूमर को जा रहा है? सी, यहां प्रॉब्लम्स आती हैं. जितनी प्राइस कम हुई है किसको बेनिफिट हो रहा है? कंज्यूमर को. तो बोल दें. शाबाश. कंज्यूमर बेनिफिट इज दिस होल एरिया पी बी P1 E1, और ऊपर वाला प्रोड्यूसर्स का बेनिफिट. सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अगेन सेम कमेंट. किसको बेनिफिट ज्यादा जाएगा सब्सिडी का? द बेनिफिट विल डिपेंड ऑन, कम ऑन, will depend on PED and PES. अब मेरी बात सॉरी, अच्छा अच्छा, जी बेटे क्या पूछ रहे हो?
नहीं नहीं बेटे, वो उसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सेस जिसमें हमने सरप्लसेस दिखाने हैं। ये तो सिर्फ बेनिफिट दिखा रहे हैं ना। Okay, the benefit will depend on PD and PES. If demand is inelastic, greater will be the benefit to complete करें। नो, जिसका कर्व इनइलास्टिक है उसी पे बर्डन भी ज्यादा टैक्स का, बेनिफिट भी ज्यादा सब्सिडी का। बेनिफिट टू कंज्यूमर्स एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर आप कौन बच्चे हो मुझे बताओ पहले। अमल, एक बात देखो अमल, यहाँ सिर्फ आपके लिए मैं इन इलास्टिक डिमांड बना के दिखाता हूँ। ये नहीं है कि प्रोड्यूसर को बेनिफिट नहीं जा रहा, ज्यादा कंज्यूमर को जा रहा है। ये देखो, इन इलास्टिक डिमांड, नॉर्मल सप्लाई, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी। सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ ड्यू टू सब्सिडी, इक्विलिब्रियम आया E1। जरा नोट करो कितनी ज्यादा प्राइस गिरी है कंज्यूमर के लिए। नई क्वांटिटी बनी यहां, वर्टिकल डिस्टेंस लिया ए टू E1। सिर्फ इतना सारा फायदा प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट आया। ज्यादा बेनिफिट वाला किसको हिस्सा मिल रहा है? कंज्यूमर को। गॉट इट अमल? शाबाश, वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस बच्चों? इसकी तस्बीह पढ़ लो कि भाई डिमांड इनइलास्टिक है, टैक्स का बर्डन भी ज्यादा कंज्यूमर पे, सरप्लस भी उसका ज्यादा कम। मेरा बेटा ये सरप्लस नहीं मैं दिखा रहा, मैं बर्डन दिखा रहा हूं, बेनिफिट्स दिखा रहा हूं। सब्सिडी कितनी शेयर हो रही है दोनों के बीच में, इसको बल्कि मैं मजीद डिवाइड कर देता हूँ ना यहाँ पे। ठीक है, बी पॉइंट देते हैं। अब मुझे बताएं किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो जस्ट लिसन टू मी। If demand is inelastic, greater will be the burden of tax on consumer, greater will be the reduction in consumer surplus. If demand is inelastic, greater will be the benefit of subsidy to consumer, and greater will be the increase in consumer surplus, and vice versa. जिस पार्टी का कर्व इनइलास्टिक है उसको ही बेनिफिट जा रहा है, उसी पे बर्डन जा रहा है, उसी का सरप्लस ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब जी हम करते हैं सब्सिडी impact on consumer surplus and producer surplus। अब यहां पे मैं एक जरा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, नॉर्मल इलास्टिसिटीज वाला। बच्चों एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डायग्राम बड़े बनाइएगा। समटाइम्स किड्स थिंक वी कैन हाइड इट फ्रॉम द एग्जामिनर गिची मिची मार के। बेटे उसने असल पेपर थोड़ी चेक करना है, उसने तो स्कैन पेपर चेक करना है, मैग्नीफाई करना है, उसको हाई डेफिनेशन में लेके जाना है, कुछ नहीं छुपेगा। सो बी कॉन्फिडेंट इन ड्राइंग। खुद भी गलती करने का चांस कम है अगर आप बड़ा डायग्राम बनाते हो। जी, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, प्राइस। अब मैं एक्सेस से स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज हमने सरप्लसेस दिखाने हैं। ओके मेरा बेटा, सब्सिडी से दूसरा सप्लाई कर्व, एक्सेस से स्टार्ट नहीं करना। इसको मैं जरा ठीक कर दूं, जरा मेरा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब मेरे बच्चों दूसरा वाला आपने एक्सेस से स्टार्ट नहीं करना। S1 प्लस सब्सिडी आपका नीचे शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम बना E1, प्राइस नीचे आई, क्वांटिटी ज़्यादा हुई। अब मेरे बच्चों वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू इज पर यूनिट सब्सिडी। प्राइस चली गई कंज्यूम प्रोड्यूसर्स के लिए P2 पे। अब मेरे बच्चों ज़रा जल्दी से मुझे बता देना, ए अच्छा ए मैं यूज़ कर चुका हूँ, बी भी यूज़ कर चुका हूँ,
अच्छा जी, इसको सी डी करते हैं, बल्कि डी नहीं, क्योंकि उसके लिए डिमांड कर्व होता है, तो इसको हम सी एंड एफ कह देते हैं, सी एफ। मुझे बताएं इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस कितना था बिफोर सब्सिडी? नो आंसर। जी मेरा बेटा। पी सी ई, असल में हाँ वो बीच में एक दो लग गए हैं, सो पी सी ई, परफेक्ट। अच्छा जी, अब कितना हो गया? मार्केट प्राइस गिर के P1 पे आ गई है, कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर सब्सिडी, बताइए। शाबाश, सी P1E1। अब मुझे बता दें इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस कितना आया है? ट्रेपीजियम। P1, बी नहीं बेटे, इक्विलिब्रियम, हाँ, P1E1, ठीक है, हो गया। सो लेट्स गो टू फिनिश दिस। इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इज P1E1। डन। अब करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, यहीं पे नजर आ ही रहा है, तो लेट्स डू इट ऑन दिस साइड ताकि आप लोग देख सकें। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं यहां पे। प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर सब्सिडी, मुझे बताइएगा कितना था? सी से स्टार्ट हो रहा है, शाबाश। सप्लाई कर्व से ऊपर, प्राइस लाइन से नीचे। ओ, इसको मैंने सी कर दिया, सॉरी सॉरी, इसको हम एफ करते हैं इसको। हाँ हाँ, वही गड़बड़ होगी ना, मैंने दोनों को सेम नाम दे दिया तो मैं खुद भी परेशान हो गया था क्या हुआ है। तो इसको हम एफ लिख देते हैं। जी अब बताइएगा। एफ पी ई, जी आफ्टर सब्सिडी कितना हो गया? जी बताइए। ये कौन जाहिल इंसान है? ओ यार, but a shame on you, we're doing a serious work here and you are disturbing us। कौन है ये? अच्छा, चले मैं गेट बंद कर देता हूँ, बिकॉज ऐसे ऐसे शहजादे भी आ जाते हैं। ओके जी, ट्रस्टेड। चले जी, लेट्स गो बैक। सारा रिदम खराब किया इसने। आफ्टर सब्सिडी नाउ एफ, और किधर प्राइस पहुंच गई है प्रोड्यूसर्स की? देखें, इंक्लूडिंग सब्सिडी। नो, मार्केट प्राइस P1, एफ P2A। ये गलती हुई है आप लोगों से, P2 प्रोड्यूसर को मिल रहा है, FP2A सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर, प्राइस लाइन से नीचे। ट्रेपीजियम आप लोग बता दोगे, वो मैं इग्नोर कर रहा हूं। इसमें भी एग्जैक्टली वही बात दोबारा। इफ डिमांड इज inelastic, greater will be, गलत नहीं बोलना, द इंक्रीज इन हुज सरप्लस, जिस पार्टी का कर्व इनइलास्टिक हो उसी के सरप्लस पे ज्यादा कमी या इजाफा होता है। बताएं मुझे, इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, ग्रेटर विल बी द इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस।
सप्लाई इन इलास्टिक हो तो प्रोड्यूसर सरप्लस ज़्यादा बढ़ेगा एंड वाइस से वर्सा। एमसीक्यू से पहले मैं आपको इसकी जॉइंट प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें उस तरह क्वेश्चन आते हैं। अभी के लिए ये आपका एसए के लिए बहुत है। जी मुझे बच्चों बताओ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और ये भी काफ़ी रिपीट होता है, मैक्स एंड, पहले पहले मैक्स प्राइस करते हैं। मैक्सिमम प्राइस ये क्या होती है बच्चों? Yes, it's a legal limit set by the government where producer cannot sell above that price. और ये कहाँ इफेक्टिव होती है? शाबाश, बिलो इक्विलिब्रियम इफेक्टिव होती है। किसके बेनिफिट के लिए? कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? रेंटल हाउसिंग, शाबाश, रेंट कंट्रोल्स, बेसिक फूड और समटाइम्स मेरिट गुड्स, ताकि उनकी कंजम्पशन बढ़ जाए। अच्छा जी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके रिजल्ट में कंज्यूमर्स को सस्ती चीज़ मिल जाती है जो वो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। पुअर हाउस होल्ड्स कैन अफोर्ड राइस, व्हीट, बेसिक नेसेसिटीज। हाँ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा, न्यूट्रिशन हेल्थ बढ़ जाएगी। दे कैन स्पेंड दैट मनी ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। किससे? Definitely, if maximum price is used all over the country for basic necessities, inflation rate will fall. ये तो हो गए इसके फायदे। साथ में मेरिट गुड्स विल बिकम चीपर, उनका वो जो कंजम्पशन, अंडर कंजम्पशन हो रही थी, वो मसला ठीक हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं? दे क्रिएट अ शॉर्टेज, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यस, उसके बाद पहले लिखना, रैशनिंग करना पड़ता है जितनी चीज बन रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे या पॉलिटिकल फेवर्स फ्रेंड्स को दे रहे हो। बाद में ब्लैक मार्केट्स बनेंगी जिधर प्रोड्यूसर कंज्यूमर अंडर हैंड हायर प्राइस पे डील करेंगे। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को छापे मारने पड़ेंगे, पुलिसिंग कॉस्ट आएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट को इसको इंश्योर करना पड़ेगा, बफर स्टॉक से रिलीज करना पड़ेगा, या फिर इंपोर्ट करके शॉर्टेज पूरी करनी पड़ेगी, या सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो बहुत महंगी है, सिर्फ शॉर्ट रन के लिए अच्छी आइडिया, लॉन्ग रन के लिए नहीं है। तो इसका डायग्राम, अगर आप सिर्फ ये गलती ना करें कि अबव इक्विलिब्रियम लगा दें, बाकी सिर्फ उल्टा याद रखना, मैक्स कम होती है, मिनिमम ज्यादा है, कि उससे नीचे आप नहीं आते। सो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम। अब जी मैं मैक्स प्राइस सही जगह लगाई, डिमांड कर्व तक गया, सिर्फ इतनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, सप्लाई कर्व तक गया, इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो गई, और एज अ रिजल्ट शॉर्टेज पैदा हो गई। गुड, Q1 से Q2 शॉर्टेज। नो कंफ्यूजन बच्चों, इसमें तो मसला नहीं है। ओके, अब करते हैं जी मिनिमम प्राइस। ये कहाँ इफेक्टिव होती है? अबव इक्विलिब्रियम, और इसको प्राइस फ्लोर बोलते हैं, दूसरी को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। और दिस बेनिफिट्स फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, कभी कभी डीमेरिट गुड्स पे भी लगाई जाती है ताकि उनकी कंजम्पशन कम हो जाए। अब इसके फ़ायदे वही हैं कि जी फार्मर्स को ज़रा बेहतर रेट मिल जाएगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव बढ़ेंगी। डीमेरिट गुड्स, सॉरी अपना, हाँ, डीमेरिट गुड्स की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए। अच्छा, मैंने मैक्स डीमेरिट पे तो लगा दी थी, मैं दोबारा देख लूँ। हाँ, इनलास्टिक शो कर दो, इतना वो वैसे इस पे गौर नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जी डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम कर सकते हैं। फ़ायदे इसके, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर्स पहले से बेटर ऑफ, लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा, डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम, कंज्यूमर की हेल्थ बेहतर। लेकिन इसके रिजल्ट में क्या क्रिएट होता है? सरप्लस, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट्स अब ज़रा लोअर प्राइस पे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स डील करेंगे,
गवर्नमेंट को पुलिसिंग करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर्स जो हैं प्राइस मिन ऊपर लगा दी मैंने। अब देखो डिमांड सिर्फ Q1 एंड सप्लाई इज Q2। ये हो गई शॉर्टेज। अब सॉरी 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 सरप्लस सरप्लस सरप्लस। ये खत्म करते हैं, जल्दी में लिख गया मैं, सरप्लस। अच्छा जी, इसके रिजल्ट में ब्लैक मार्केट्स बनी, गवर्नमेंट को पुलिसिंग करनी पड़ी। फिर प्रोड्यूसर्स को जो उनका माल नहीं बिक रहा, गवर्नमेंट को खुद खरीद के बफर स्टॉक में लगाना पड़ा, या गारंटीड रेवेन्यू स्कीम देनी पड़ी कि जी आप बेच लो, मैं बाकी खरीद लूंगा आपसे हायर प्राइस पे, या खरीद के एक्सपोर्ट करना पड़ा। तो गवर्नमेंट को बहुत कॉस्ट पड़ती है। ये भी सिर्फ शॉर्ट रन फिक्स है, लॉन्ग रन में किसी गवर्नमेंट के पास इतना खजाना नहीं है कि इसको मेंटेन कर सके। सो हमेशा इनके खिलाफ इवेल्युएट करना मेरे बच्चों। अब मेजॉरिटी ऑफ द डायग्राम्स आर डन। मुझे बताइए इनमें से किसी में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कर दें, जरूरत नहीं है, कर दें, कोई मसला नहीं है, आदत है, बना दें। जी मेरा बेटा, अब हम चलते हैं दो डायग्राम्स करके, हमारा नहीं, एक तीन डायग्राम्स। डी मेरिट गुड्स सबको पता है ना ये क्या होती हैं? हार्मफुल फॉर कंज्यूमर बट ही अंडर एस्टिमेट्स हार्म। यस, ड्यू टू इंफॉर्मेशन। यस, इसलिए ये ओवर कंज्यूम्ड, ओवर प्रोड्यूस्ड, मार्केट फेल हो रही होती है। फ्री मार्केट, प्राइवेट सेक्टर इनको ज़्यादा बोलते हैं, बनाते हैं। अब डिमांड के साथ लिख दें लिमिटेड इंफॉर्मेशन। अगर इन कंज्यूमर को प्रॉपरली पता होता कि सिगरेट्स वगैरह उनके लिए कितनी बुरी हैं, फुल इंफॉर्मेशन होती, तो पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता। अब प्राइस भी ऑप्टिमम हो गई और क्वांटिटी भी कम होके ऑप्टिमम हो गई। मेरिट गुड्स के केस में बिल्कुल इसका उल्टा बनेगा। दे आर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स बट कंज्यूमर्स अंडर एस्टिमेट द बेनिफिट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनके केस में कम कंजम्पशन, कम प्रोडक्शन हो रही है, प्राइस क्वांटिटी दें, डिमांड कर्व लगाएं, सप्लाई कर्व लगाएं, इक्विलिब्रियम बनाएं। फ्री मार्केट, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी चार्ज कर रहा था, इधर लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। अगर इन कंज्यूमर्स को प्रॉपर पता होता कि एजुकेशन, हेल्थ केयर उनके लिए कितनी अच्छी है, demand would have risen to D1, full information वाली, और as a result equilibrium would have been E1, price would have risen, quantity would have increased, market failure would have removed। हमारे तकरीबन सारे डायग्राम्स हो गए हैं। एक मेरे जहन में आ रहा है जो शायद हमें करना भी चाहिए, जहाँ पे बच्चे अक्सर गलत करते हैं, हालांकि इट्स जस्ट लाइक मिनिमम प्राइस। मिनिमम वेज क्या है? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए कम से कम पर मंथ या पर आवर कितनी वेज फर्म दे सकती है, एक लॉ है बाय द गवर्नमेंट। इधर वेज आ जाएगी, इधर लेबर, लेबल चेंज होंगे, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम। चलें आप लोग कहते हैं तो मैं लगा देता हूँ प्राइस एंड, बल्कि इसको वेज एंड लेबर। मुझे बताएं कहाँ लगाऊं मिनिमम वेज के इफेक्टिव हो? अबव द इक्विलिब्रियम। अब जब मैंने ये लगाया, डिमांड कर्व तक गया, फर्म्स ने वर्कर्स निकाल दिए, वर्कर ज़्यादा काम पे आ गए। हाँ, शाबाश। तो अब ज़रा देखिए, यस, कितने जॉब लॉसेस हुए? L2 L1 जॉब लॉसेस, और L1 टू L2 अनएम्प्लॉयमेंट। किसी को इस बात में कंफ्यूजन हो, स्पेशली एएस वाले बच्चों को? पहले वर्कर्स के पास, हाँ, एल नंबर वर्कर्स एम्प्लॉयड थे ना। अब डिमांड सिर्फ L1 है, तो जॉब्स लूज किन की हुई हैं? L2 L1। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। सप्लाई अपने आप को विलिंग एंड एबल कितने हैं? L2। जॉब कितनों को मिल रही है? L1। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो पूरा सरप्लस वाला एरिया होगा।
अब जल्दी से इसके फायदे नुकसान करते हैं। मिनिमम वेज गारंटीज लोएस्ट अर्निंग वर्कर्स हायर इनकम, देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स राइज, इनकम गैप्स में फॉल, there they can spend on education and training, become more qualified, blah blah blah. But minimum wage raises cost for firms, they fire workers, which causes unemployment, and inequality may even rise further. This is rise in cost for firms can be inflationary for a country, not applicable on informal sector, only applicable on formal sector. तो हमारे जैसे लो इनकम कंट्रीज में जहां बहुत बड़ी हिडन इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ये कभी भी इफेक्टिव नहीं होती इनकम गैप्स कम करने के लिए। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई सवाल? आखिरी एक जुबानी क्वेश्चन पूछ के क्लास खत्म कर रहा हूं। सबको पता है जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है? फॉरगॉटन टॉपिक। इट्स द मेजर ऑफ इनकम वेल्थ इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। 0 to 1 इसकी वैल्यूज होती हैं। जीरो के जितना पास है उतनी इनकम्स परफेक्ट इक्वालिटी है, जितनी 1 के पास उतनी इनइक्वालिटी। बिल्कुल, तो बस यही मैंने पूछना था। चलें जी, आई एम फिनिशिंग द क्लास नाउ अनलेस यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस।